प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 में गणित विषय के वार्षिक परीक्षा के लिए एक सैंपल प्रश्न पत्र का अभ्यास करेंगे। जो वार्षिक परीक्षा के लिए बड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें शामिल किए गए हैं। तो प्रश्न पत्र को हल करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल DLSO मैथ गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाले नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। तो जो वार्षिक परीक्षा होगी उसमें कुल मिलाकर 34 प्रश्न हल करने के लिए आएंगे आपके। उसमें 1 से जो 12 प्रश्न है उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से सही उत्तर का चयन हमें करना है। तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? तो 4 ऑप्शन है 131, 120, 81 और 110। तो पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या होती है जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है? तो 131 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। इसको हमें अविभाज्य गुणनखंड से चारों संख्याओं को अलग अलग हल करके जिसके दो के जोड़े बन जाए वो क्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है? तो 81 है, ये होती है 9 गुना 9। तो इसका क्या है, 9 का जोड़ा बन गया तो क्या है 9 इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है पूर्ण वर्ग संख्या 81 है, बाकी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। तो यहाँ पर हमें आंसर लिखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 इसका आंसर है आपका 3 नंबर। कितना आंसर है? 81। तो इसमें हम क्या है 1 2 3 4 में से ऑप्शन भी लिखेंगे और उसका उत्तर भी लिखेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 2, संख्याओं का योज्य तत्समक होता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 4 चीज़ें होती है, एक योज्य तत्समक, एक गुणात्मक तत्समक, एक योज्य प्रतिलोम और एक गुणात्मक प्रतिलोम। तो सबसे पहले योज्य तत्समक, यानी कि ऐसी दो संख्याएं या दो परिमेय संख्याएं जिनका जोड़ करके आंसर 0 आ जाए वो योज्य तत्समक होता है। तो इसमें क्या आ जाए? 0 आ जाएगा, क्योंकि योज्य तत्समक क्या होता है? 0। कोई भी दो जो परिमेय संख्याएं हैं तो वो क्या है उनका योग करेंगे तो आंसर 0 आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? योज्य तत्समक। और गुणात्मक तत्समक क्या होता है? कोई भी दो परिमेय संख्याएं हैं उनकी क्या है गुणा करते हैं तो उत्तर 1 आ जाता है, तो वो क्या होता है? गुणात्मक तत्समक होता है। तो गुणात्मक तत्समक पूछा जाए तो 1 और योज्य तत्समक पूछा जाए तो 0। तो प्रश्न नंबर यहाँ पर 2 है, इसका आंसर होगा आपका 0 और ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका, एक ऑप्शन नंबर और उत्तर कितना? 0। तो हम क्या है ऑप्शन भी लिख देंगे 1 और उत्तर क्या है? 0। अगर यहाँ पर गुणात्मक तत्समक पूछा जाता तो कितना आंसर आता? आपका 1 आता। इसी प्रकार क्या है योज्य प्रतिलोम पूछा जाए तो किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछा जाए तो जो भी दे रखे है उसको क्या है हम निशान चेंज कर देंगे। और किसी भी संख्या का क्या है प्रतिलोम पूछा जाए या गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो अंश बटा हर है उसको हर बटा अंश यानी कि पलट के लिख देंगे। तो ये 4 बातें हैं, गुणात्मक प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक। प्रश्न नंबर 3 है आपका, 6 की घात 4 का मान होगा। 6 की घात 4 का मतलब 6 कितनी बार गुना है? 4 बार गुना कर देंगे। 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6। तो छिकू छिकू 36 छिक्का 216 और 216 को 6 से गुना करेंगे। 6 छिक 36, 3 6 3 9, 6 दूनी 12, 1296। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? 1 है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 लिखेंगे और ऑप्शन नंबर 1 सही है। और कितना आंसर है आपका? 1296। तो इस प्रकार क्या है हम पहले प्रश्न नंबर डालेंगे और क्या उसके बाद में ऑप्शन लिखेंगे। 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है? एक ऑप्शन सही है और इसका आंसर कितना है? 1296। तो ये इस प्रकार हम क्या है इस प्रश्न को हल करेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 4, 27 का घन होगा। अब घन क्या होता है? घन का मतलब होता है 3 बार गुना और वर्ग का मतलब है 2 बार गुना। तो 27 का घन का मतलब 27 का घात कितनी लगा देंगे? 3, यानी कि 27 गुना 27 गुना 27 करेंगे। तो 27 को पहले 27 से गुना करते हैं। सतु सतु 49, 4 7 दूनी 14 और 4 18, 2 से करेंगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 1 5, 9 8 4 12, 6 एक 7, 729। इसको दोबारा 27 से करेंगे, तीसरी बार 2 बार गुना हो चुकी है। 7 नीम 63, 6 7 दूनी 14 और 6 20, 2 हासिल लगी। 7 7 49, 50 51,
2 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 1 5, 7 दूनी 14, 3 8, 5 1 6, 4 5 9, 1 का 1, 19,683। तो इसमें 19,683 क्या है, ऑप्शन नंबर 2 में सही है। तो क्या है, प्रश्न नंबर 4 लिखते हैं, पहले प्रश्न का नंबर डालेंगे, उसके बाद में ऑप्शन कौन सा सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, और इसका उत्तर कितना है 19,683। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर ऑप्शन कौन सा 1 2 3 4 में से, और उत्तर क्या है 19,683। तो इस प्रकार हमने 27 का घन ज्ञात किया है। अगर घन पूछा जाए तो 3 बार गुना, घनमूल पूछा जाए तो क्या उसके अभाज्य गुण करके 3 के जोड़े बना लेंगे। घनमूल में 3 के जोड़े बनेंगे, वर्गमूल में 2 के जोड़े। घन में 3 बार गुना, वर्ग में 2 बार गुना। प्रश्न नंबर 5 है, 5 रुपये का 50 पैसे से अनुपात होगा। अब यहाँ पर क्या है, दो चीज़ें हैं, 5 रुपये है और 50 पैसे हैं। तो इनकी इकाई अलग अलग है, ये रुपये में इकाई है, ये पैसे में इकाई है। तो पहले तो क्या है, इनकी इकाई बराबर कर लेते हैं। 5 रुपये के पैसे बनाएंगे, कितने बन गए, 100 से गुणा करेंगे 500 पैसे और 50 पैसे। अब अनुपात याद कर लेंगे। आपको पता है अनुपात के लिए क्या करते हैं, हम बटा में करते हैं। तो 500 पैसे हो गए और फिर 50 पैसे हो गए। 0 से 0 काट दी, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 की 0, यानी ऊपर 10 और नीचे 1। तो अनुपात कितना आएगा, 10:1। तो इसमें 10:1 कौन सा है, पहला अनुपात है ये, 1:10 है, जबकि आया हमारा 10:1। तो ये उत्तर गलत होगा, आप कन्फ्यूज ना हो। 10:1 है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो प्रश्न नंबर पहले 5 डाल दिया, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, और उत्तर क्या है आपका 10:1। ये कंप्लीट है। प्रश्न नंबर भी लिखना है, ऑप्शन भी कौन सा सही है वो लिखना है, और उसके बाद में पूरा उत्तर लिखना है। तो इस प्रकार हम क्या है अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। पहले इकाई बराबर करेंगे, इकाई बराबर करने के बाद में क्या है ऊपर नीचे लिख के कैंसिल कर देंगे, अनुपात आ जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर 6 है, षटभुज के अंत्य कोणों का योग। तो किसी भी बहुभुज है, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, अष्टभुज हो, 9 भुजाओं की आकृति हो, उसके अंत्य कोणों को ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला है, n घटा 2 गुणा 180। अब n का मतलब भुजाओं से है, 3 भुजाएं हैं तो 3 घटा 2 गुणा 180 यानी कि त्रिभुज होगी। तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। चतुर्भुज है तो 4 घटा 2, 2 गुणा 180, 360 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पर षटभुज है तो 6 घटा 2 कर दिया, कितना आया 4, 4 गुणा में 180, 18 चौक 72, 720 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर 720 कौन सा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 ऑप्शन नंबर 3 सही है, उत्तर है 720 डिग्री। अगर यहाँ पर अष्टभुज होता तो कर दे 8 घटा 2, 8 में से 2 गया 6, और 6 गुणा 180 कर देंगे, 18 अच्छी का। अगर यहाँ पर सप्तभुज होता तो 7 घटा 2 यानी कि 5, 5 गुणा 180, 18 5 90, 900 डिग्री हो जाता। तो इस प्रकार हम क्या है षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज किसी भी क्या है बहुभुज के क्या है अंतर के कोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। n घटा 2 गुणा 180 डिग्री से ये सूत्र याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर क्या है भुजाएं अलग हो सकती है, अलग अलग बहुभुज हो सकता है। इसी सूत्र से सारी भुजाओं की आकृतियों के अंतर कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सूत्र आप अच्छी तरह याद कर लें, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 7 है, एक त्रिभुज बनाने के लिए कम से कम कितने मापों की आवश्यकता पड़ेगी। तो 3 भुजाओं की आकृति है तो कम से कम 4 माप चाहिए। 3 भुजा या 1 कोण या 2 कोण और 2 भुजा हो तो कम से कम क्या है, त्रिभुज है तो क्या है 4 माप की आवश्यकता पड़ेगी, चतुर्भुज है तो 5 माप की पड़ेगी। यानी कि जितनी भुजाओं की आकृति है उससे एक क्या है अधिक माप की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर त्रिभुज है तो कितने माप की जरूरत पड़ेगी, 4 की। तो इस प्रश्न नंबर 7 है हमारा, ऑप्शन क्या है दूसरा सही है, और उत्तर कितना है 4। आगे प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। चक्रवर्ती मिश्रधन का सूत्र है। तो चक्रवर्ती मिश्रधन किसके बराबर होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये तो साधारण ब्याज है तो ये हमारा उत्तर नहीं है। मूलधन गुणा में 1 जमा दर बटे समय और 1 जमा दर बटे 100 और समय की शक्ति। तो ये क्या है, चक्रवर्ती मिश्रधन का सूत्र है, बिल्कुल सही है ये। तो ऑप्शन नंबर क्या है 2, प्रश्न नंबर 8 है, ऑप्शन नंबर 2 है, और उत्तर क्या है मूलधन पूरा लिख देंगे गुणा में 1 जमा दर बटे 100 ब्रैकेट में और समय की शक्ति। यानी कि 3 साल है तो यहाँ शक्ति 3 लगा देंगे, 2 साल है तो शक्ति 2, यानी 2 बार गुणा कर देंगे। प्रश्न नंबर 9 है, विक्रय मूल्य घटा में क्रय मूल्य होता है।
तो अगर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो क्या होता है, यानी कि विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य कम है, तो इसका मतलब क्या हानि होगी, लाभ होगी, बट्टा होगा, कोई नहीं। तो जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो क्रय मूल्य कम हो तो इसका मतलब हमें क्या होता है, यानी कि बेची ज़्यादा पे है खरीदी कम पे है, तो इसका मतलब क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ ज्ञात करने के लिए हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, प्रश्न नंबर 9 ऑप्शन नंबर 2, और उत्तर क्या है हमारा, लाभ। तो इस प्रकार हम हल करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, बेलन का आयतन होता है, बेलन किस प्रकार की आकृति होती है, इस प्रकार की आकृति होती है बेलन। तो बेलन का क्या है, आयतन, आयतन का मतलब इसके अंदर समाने वाली वस्तु उसकी मात्रा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या है, शंकु का आयतन है। 2 पाई आर एच ये बेलन का क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। पाई आर स्क्वायर एच ये क्या है, बेलन का है। तो ये क्या है, त्रिज्या होती है आर, और एच क्या होती है, इसकी ऊंचाई होती है। तो पाई आर स्क्वायर एच क्या है, बेलन का आयतन होता है। तो 10 नंबर प्रश्न है हमारा, ऑप्शन नंबर 3 सही है, उत्तर है पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई गुणा त्रिज्या की 2 बार गुना और गुणा में ऊंचाई बेलन की। प्रश्न नंबर 11 है, 5x जमा 7 बराबर 22, तो x का मान ज्ञात करें। तो इसमें x की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हल करके देखते हैं। 5x बराबर 22 का 22, ये 7 देखो x के साथ जमा है, इस तरफ लेके आएंगे घटा हो जाएगा, तो कितना बच गया, 5x बराबर 22 में से 7 गए 15 बच गया। अब x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर 15 का, तो 15 5x के साथ गुणा है, यहाँ आके 5 क्या हो जाएगा, बटा में। तो अब इसको काट देंगे, 5 कम 5 5 दिए 15, तो x की वैल्यू कितनी आई, 3। तो x की वैल्यू 3 किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। पहले प्रश्न नंबर डालेंगे, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा, और उत्तर कितना है, 3। तो ये 3 हम क्या है, इसका उत्तर लिख देते हैं, ऑप्शन नंबर 4 में है ये। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, f जमा v घटा e बराबर 2 किसका सूत्र है। तो ये एक आयलर का सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार क्या होता है, कोई भी क्या है जो आकृति होती है 3D आकृति, घन घनाभ या इस प्रकार की जो आकृति होती है, उसमें आपका मतलब फेस यानी कि फलक, V वर्टेक्स यानी कि शीर्ष, और E का मतलब एज किनारे। तो कोई भी जैसे मान लो घन लेते हैं हम, तो 3D आकृति होती है, इसमें क्या है, ये जो फलक दिखाई देते हैं, फेस है ये फलक होते हैं। इसमें ये जो जहाँ पर ये कोने मिलते हैं इसको शीर्ष बोलते हैं, और ये जो ऐसे रेखा मिलती है इसको किनारे बोलते हैं। तो एक घन होता है, उसमें 6 इस प्रकार के फलक होते हैं, किनारे हो जाएंगे आपके 4 8 और 4 12 किनारे हो जाएंगे, और फलक हो जाएंगे 6, और शीर्ष हो जाएंगे आपके 4 और 4 8, शीर्ष हो जाएंगे आपके 8। तो इनमें एक संबंध होता है, इस संबंध के सूत्र को क्या बोलते हैं, आयलर का सूत्र बोलते हैं। इसको ये पाइथागोरस नहीं होता, पाइथागोरस प्रमेय तो होता है आधार की 2 जमा लंब की 2 बराबर कर्ण की 2। तो ये f जमा v घटा e बराबर 2 किसका सूत्र है, ये क्या है, आयलर का सूत्र है, इसको आयलर का सूत्र बोलते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि फलक है और शीर्ष जोड़ देंगे और उसमें से किनारे घटाएंगे तो 2 उत्तर आएगा। देखो इसको हम इस घन में प्रयोग करके देखते हैं, ये किसी भी बहुभुज के लिए क्या है, मान्य होता है। तो फलक कितने हैं, 6, इसमें क्या कर देंगे, शीर्ष जोड़ देंगे, 8 कितने हो गए, 14, 14 में से क्या है, किनारे घटाएंगे 12, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इस प्रकार क्या है, ये आयलर का सूत्र है, ये सभी बहुभुज के लिए मान्य होता है। तो इसका प्रश्न नंबर 12 का हम उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर क्या है, 2 सही है, और उत्तर क्या है, आयलर का सूत्र है, आयलर का सूत्र है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, ये हमारा उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 से 20 तक है, वो भी एक एक अंक के होंगे, लेकिन इनमें क्या ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। ये प्रश्न या तो खालिस्तान के रूप में आएंगे, या फिर क्या है, मिलान करने के रूप में, या सीधा उत्तर लिखने के रूप में आएंगे। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, समषटभुज के विकर्णों की संख्या। तो समषटभुज के विकर्ण किसके बराबर होते हैं। तो किसी भी बहुभुज के विकर्ण बराबर निकालने का एक सूत्र है, आप अच्छी तरह याद कर लें, इंपॉर्टेंट है ये। किसी भी बहुभुज के विकर्ण निकालने हो तो n इंटू n घटा 3 बटा में 2, n यहाँ पर भुजाओं की संख्या है। जैसे यहाँ पर समषटभुज है तो कितनी भुजा होती है, 6 भुजा होती है, तो 6 घटा 3 बटा में 2,
तो 6 में से 3 गया 3, और 6 गुणा में 3 बटा में 2, 2 तिया 6, 3 तिया कितने आ जाएंगे, 9 विकर्ण आ जाएंगे इसमें। तो ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 1 सही है और उत्तर कितना है, 9। तो यहाँ पर अगर सप्तभुज है तो यहाँ पर 7 भर देंगे, अष्टभुज है तो 8 भर देंगे, 10 भुजाओं क्या करती है तो 10 भर देंगे। तो इस प्रकार इस सूत्र की सहायता से हम विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी बहुभुज के विकर्ण ज्ञात करने का ये सूत्र आप अच्छी तरह याद कर लें। किसी भी बहुभुज के इस सूत्र द्वारा विकर्ण ज्ञात किए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, घन के फलकों की संख्या 6 होती है, इसको बताना है सत्य है कि असत्य है। तो घन में फलक कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। आपको पता है कि 4 साइड में, एक ऊपर और एक नीचे, 6 फलक होते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। तो इसको हम क्या है, प्रश्न नंबर 14 और आगे क्या लिख देंगे, ये सत्य लिख देंगे। यहाँ पर ये प्रश्न नंबर है, ये इसका उत्तर है। तो इस प्रकार हम हल करते जाएंगे। प्रश्न नंबर 15 है, 7/9 का योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, 9/7 है। तो योज्य प्रतिलोम में केवल क्या है, इसमें ये क्या है, इसका व्युत्क्रम ले रखे है। ये योज्य प्रतिलोम नहीं, ये व्युत्क्रम है। योज्य प्रतिलोम में तो अगर ये जमा का है तो इसको क्या कर देंगे, घटा का कर देंगे। योज्य प्रतिलोम में सिर्फ निशान बदला जाता है। और ये जो इसने व्युत्क्रम ले रखे है, ये क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम बोलते हैं इसको। तो ये क्या है, असत्य है। तो प्रश्न नंबर 15 का क्या लिख देंगे यहाँ पर, असत्य। प्रश्न नंबर 16 है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो कोई भी दो परिमेय संख्या है, उनके बीच में अनेक असंख्य लिख दो या अनेक परिमेय संख्या होती है। जैसे अगर क्या है, हम 4 और 5 के बीच में भी परिमेय संख्या काउंट करें तो इसके बीच में भी बहुत सारी असंख्य परिमेय संख्या होती है। तो कोई भी दो परिमेय संख्या हो, उनके बीच में क्या है, बहुत सारी परिमेय संख्या हो सकती है। प्रश्न नंबर 17 है, वृत्त की परिधि का सूत्र है। वृत्त की परिधि का मतलब ये वृत्त है और इसकी ये जो घेरे की लंबाई है, ये ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr, यानी कि 2 गुणा पाई गुणा त्रिज्या, और पाई का मान 3.14 या 22/7 होता है। तो सूत्र लिखना है यहाँ पर 2πr वृत्त की परिधि का सूत्र है। अब आगे है प्रश्न नंबर 18। तो यहाँ पर इसका उत्तर भी लिख सकते हैं हम। प्रश्न नंबर 17 उत्तर है 2πr, और पूरा लिखना चाहिए तो लिख देंगे वृत्त की परिधि का सूत्र बराबर 2πr। और इसमें क्या लिख देंगे, प्रश्न नंबर 16 का उत्तर है अनेक। पूरी लाइन लिख के भी उत्तर लिख सकते हैं या केवल उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, 15 का वर्ग होगा। तो 15 का वर्ग का मतलब 15 गुणा में 15, और 15 गुणा 15 करते हैं तो गुणा कितनी आती है, आप गुणा करके देख सकते हो, 225। तो यहाँ पर है प्रश्न नंबर 18 है। आगे लिखेंगे 15 गुणा में 15, यानी 15 का वर्ग हो गया आपका बराबर 225। ये आपका आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 19 है, बट्टा प्रतिशत बराबर होता है। तो बट्टा का मतलब होता है छूट। तो वो छूट कैसे ज्ञात करते हैं, पहले क्या है, अंकित मूल्य में से जो विक्रय मूल्य होता है वो घटाते हैं, तो वो क्या बट्टा आ जाता है। और प्रतिशत ज्ञात करना है तो बट्टा बट्टा में अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य पे निकाला जाता है। तो बट्टा बट्टा में अंकित मूल्य गुना 100, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100। तो ये सूत्र होता है, ये बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 19 का उत्तर लिख देंगे सत्य। ये बट्टे का प्रतिशत का ही सूत्र है। और बट्टा निकालना हो तो क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो वो क्या है, आपका बट्टा आ जाएगा। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बट्टा जितना आया है, बट्टा में अंकित मूल्य गुना 100। प्रश्न नंबर 20 है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन किस प्रकार क्या करती होती है, इस प्रकार क्या करती होती है, 6 फलक होते हैं, 6 के 6 बराबर होते हैं। जैसे जो हम सांप सीढ़ी खेलते हैं उसमें जो गोटी होती है पासा, वो घन के आकार का होता है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय का मतलब 4 ये साइड भी आएगा, ऊपर और नीचे वाला तल भी आएगा। इसमें कितने तल हो गए, 6 तल हो गए, और एक तल का 1 की 2 होता है। तो 6 1 की 2, यानी 6 गुणा भुजा की 2, क्योंकि सारी की सारी भुजाएं बराबर होती है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का 6 1 की 2। तो इस सूत्र की सहायता से हम क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और अगर क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखे है, उसकी भुजा ज्ञात करनी है, तो इसके बराबर में रख के हमें 1 की 2 का मान ज्ञात करेंगे। पहले 6 से भाग दे देंगे, फिर उसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 21 से 26 तक है, वो दो अंक के हैं, इनको हमें हल करना है। आंसर दिए गए नहीं होंगे इनमें, इनको हमें हल करके उत्तर ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर 21 है, आइए देखते हैं। x/3 = 2 = 11। तो इसमें क्या है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो x/3 सेम का सेम बराबर 11 का 11। पहले 2 को हल करते हैं, 2 यहाँ पर जमा में है, इस तरफ लेके आएंगे, घटा में हो गया। तो x/3 बराबर कितना आया, यहाँ पर 11 में से 2 गया, 9 बच गया। अब x की वैल्यू निकालनी है, x बराबर 9 का 9, 3 क्या है, x के भाग में है, तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा,
गुना में हो जाएगा। तो कितना आ गया, x बराबर 9 तिया 27। ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल सवाल है। प्रश्न नंबर 22 है, x की 2 घटा 9 के गुणनखंड करें। तो इसमें गुणनखंड का मतलब क्या है, इसके टुकड़े करने हैं आपको। तो इसको लिख सकते हैं x की 2 घटा में 3 की 2। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की 2, क्योंकि 3 तिया 9 होता है। अब अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर एक सूत्र बन गया, क्या, a माइनस में b और a प्लस में b किसके बराबर होता है, a की 2 घटा b की 2। तो अगर इसको a माने तो a की 2, ये क्या हो गया, b की 2। a की 2 घटा b की 2 कैसे खुलता है, 2 गुणनखंड बन जाते हैं, a प्लस में b और a माइनस में b। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इस सूत्र को लिख देंगे कि ये a की 2 माइनस b की 2 होता है a माइनस बी और a प्लस b। तो एक बार तो x प्लस में 3 कर देंगे, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस में 3 कर देंगे। तो ये क्या है, इनके 2 गुणनखंड हो चुके हैं, बिल्कुल 2 लाइनों में इसका हल हो गया है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, एक वर्ग की रचना करें जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर हो। तो इसको हम प्रकार पेंसिल की सहायता से हल करेंगे। तो वर्ग की रचना करनी है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर हो। तो वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर की लेंगे। और दूसरी पहचान क्या होती है वर्ग की, कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये 4 सेंटीमीटर रेखा ले लेते हैं, हमें एक भुजा ले लेते हैं, 1 2 3 4 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर हमने क्या इसका नाम दे दिया ए बी। अब आपको पता है कि सारी भुजाएं 6 की होगी, लेकिन क्या है, प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का होगा। तो ए पे भी 90 डिग्री का कोण बना देंगे, बी पे भी 90 डिग्री का कोण बना देंगे। ये कोण आप चांदे की सहायता से भी बना सकते हो, प्रकार की सहायता से भी बना सकते हो। हम प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सबसे पहले ये चाप लगाएंगे और उसके बाद में यहाँ से ये चाप पहले 60 डिग्री की, ये दूसरी चाप 120 की। अब 60 और 120 का आधा करेंगे तो कितना डिग्री आ जाता है, आपका 90 डिग्री आ जाता है। इसी प्रकार क्या है, यहाँ बी पर भी इसी तरह 90 डिग्री का कोण बना देंगे और उसको आगे बढ़ा देंगे। ये इसको ऊपर आगे बढ़ा दिया। अब इसी तरह क्या है, बी के ऊपर भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसको भी आप प्रकार से बना सकते हैं, चांदे से भी सीधा बना सकते हैं। ये पहली चाप 60 डिग्री की, दूसरी चाप क्या है 120 डिग्री की लग जाएगी। और अब इसका आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये 90 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार क्या है, यहाँ पर इसको मिला देंगे। तो ये भी 90 डिग्री कौन हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। अब ये भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 लेनी है, ये भी 6 लेनी है। तो 6 सेंटीमीटर क्या है, हमें फुटे से या इस भुजा के बराबर रख के खोल लेंगे और इस भुजा को काट देंगे। तो ये भुजा भी 6 आ गई हमारी, और ये भुजा भी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो क्या है, ये जहाँ पर कटी है ये आगे बिंदु आ जाएंगे, ए बी, ये सी आ जाएगा, ये डी आ जाएगा। इसको मिला देंगे और ऊपर वाले कोण ऑटोमेटिक क्या है 90 के हो जाएंगे। और सारी भुजा कितने कितने की हो गई हमारी, 6 सेंटीमीटर की। तो इस प्रकार क्या है, ये भुजा भी 6 होगी, ये भी 6 होगी और ये भी क्या है 6 होगी। इस प्रकार एक वर्ग की रचना हो गई है। इसकी रचना लिखनी चाहिए तो यहाँ पर हम रचना भी लिख सकते हैं नीचे। तो रचना में लिखेंगे ए बी 6 सेंटीमीटर रेखाखंड लिया, ए पे 90 डिग्री का कोण बनाया, बी के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाया। अब क्या है, ए से ऊपर 6 सेंटीमीटर काटा डी बिंदु, बी से ऊपर सी तक 6 सेंटीमीटर काटा, सी डी को मिलाया। ये अभिष्ट वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर लंबाई की है। तो इस प्रकार हम वर्ग की रचना कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, एक समचतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात 1:2 है।